Welcome back, students. We are here for a last moment revision from chapter Print Culture and Modern World, Forest and Wildlife Resources and Water Resources. तो बच्चों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. वी आर हियर टू कवर important books, author and subject from the chapter Print Culture and Modern World. Just like the first one is that the Bible. द बुक इट इज प्रिंटेड बाय जोहानस गुटेनबर्ग. इस बुक को जो है बच्चों सबसे पहले जोहानस गुटेनबर्ग ने अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट किया था. एंड दिस इज द बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी विच कवर्स रिलीजियस टेक्स्ट. ये एक ईसाई धर्म की पुस्तक है जिसमें धार्मिकता के बारे में दिया गया है. द नेक्स्ट बुक इज अबाउट 95 थीसिस. इस बुक का नाम बच्चों आपके जो है सोशल साइंस हिस्ट्री की बुक में नहीं दिया गया है, परंतु यह जो बुक है दिस वॉज रिटन बाय मार्टिन लूथर. एज यू स्टडीड इन क्लास 9th, देयर he was a revolutionary or socialist leader in Russian Revolution and he was the critic of Catholic Church. 95 थीसिस जो है मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के जो अंधविश्वास थे उसके बारे में या उसका खंडन करने के लिए लिखी थी. अगला जो हमारे लिए है इट वॉज अ न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी. इस जो न्यूज़पेपर है बच्चों, इस न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे हमारे भूतपूर्व महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक. एंड इट वाज अबाउट स्प्रेडिंग ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज. ये जो न्यूज़पेपर है राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार का एक माध्यम था. अगली जो पुस्तक है बच्चों इट वाज अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक ऐसा है बच्चों जिसमें बुक का नाम है गुलामगिरी. दिस बुक वॉज रिटन बाय महात्मा ज्योतिबा फुले एंड द टॉपिक और द सब्जेक्ट ऑफ दिस बुक वॉज क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम इन आवर कंट्री. इस बुक का जो मेन पर्पस था या इस बुक का जो टाइटल था, टॉपिक था, वो था भारतीय जाति व्यवस्था का खंडन करना या उसकी आलोचना करना. नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों. हमारी अगली बुक है स्त्री धर्म विचार. परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी एक महत्वपूर्ण बुक है एंड दिस बुक वॉज रिटन बाय राम चड्डा. टीच विमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स. स्त्री धर्म विचार पुस्तक में राम चड्डा ने लिखा है कि महिलाओं को किस तरह से आज्ञाकारी पत्नी होना चाहिए या बनना चाहिए. अगली जो बुक है बच्चों हमारी ये भी आपके बुक का पार्ट है एंड द नेम ऑफ दिस बुक वॉज छोटे और बड़े का सवाल. दिस बुक वॉज रिटन इन 1938 बाय काशी बाबा, अ मिल वर्कर. एंड दिस बुक प्रोवाइड्स द आइडिया अबाउट लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास क्लासिफिकेशन और एक्सप्लॉइटेशन. ये जो बुक है बच्चों छोटे और बड़े का सवाल, जैसे कि नाम से स्पष्ट है छोटा और बड़ा, इट इज टॉकिंग अबाउट द इंफीरियर और सुपीरियर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड लिंक बिटवीन द कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉइटेशन. किस तरह से उस समय जाति और स्तरों के आधार पर, क्लास के आधार पर, स्टेटस के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता था. इट वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बुक. संवाद कौमुदी. दिस वॉज ऑल्सो अ न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन 1821 बाय राजाराम मोहन राय. ये जो है संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित एक न्यूज़पेपर था एंड इट इज अबाउट सोशल रिफॉर्म, प्रमोशन ऑफ मॉडर्न रैशनल आइडियाज. ये जो हमारा है न्यूज़पेपर ये राष्ट्रवादी विचारों को प्रमोट करता था एंड इट इज टॉकिंग दिस न्यूज़पेपर वाज टॉकिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स ऑल्सो. अगला हमारा जो है ये भी एक न्यूज़पेपर है समाचार चंद्रिका. इट वाज पब्लिश्ड इन 1822. यह जो समाचार पत्र है 1822 में प्रकाशित किया जाता था एंड द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर वाज भवानी चरण बंदोपाध्याय. भवानी चरण बंदोपाध्याय इसके जो थे प्रकाशक थे एंड इट वाज अबाउट ऑर्थोडॉक्स हिंदूज स्टार्टेड टू अपोज द ओपिनियन ऑफ संवाद कौमुदी. ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो हमारे कंजर्वेटिव हिंदूज थे, संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय हिंदू सोसाइटी की जिन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते थे उनको काउंटर करने के लिए समाचार चंद्रिका जो है भवानी चरण बंदोपाध्याय ने प्रारंभ किया था. अगले टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों. अगली हमारी जो महत्वपूर्ण बुक है वो है अमार जीवन. ये बांग्ला भाषा में लिखी गई एक बुक थी एंड दिस बुक वाज रिटन बाय रासुंदरी देवी. परीक्षा के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण बुक है आपकी, जिसे कि रासुंदरी देवी ने लिखा था. अमार जीवन, अमार मीन्स आवर, जीवन मीन्स होता है लाइफ. This was about the actual life experience of Rasundari Devi. This book was critic of condition of women in Hindu Orthodox families.
परंपरागत हिंदू समाज में किस तरह से महिलाओं की स्थिति होती थी, ये बुक उस चीज़ को लेकर के डिस्कस करती है या महिलाओं की स्टेटस के बारे में आपको बताती है। जो सीरियल नंबर 10, 11, 12 पे जो बुक्स है बच्चों, दिस नेम वाज नॉट गिवन इन यूर टेक्स्ट बुक। हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में जो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर है उसमें इन तीनों बुक्स के नाम आपको मिलेंगे नहीं, बट द ऑथर्स नेम वाज गिवन इन यूर हिस्ट्री बुक लाइक कैलाशवासिनी देवी, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई। द बुक वाज नॉट, द नेम ऑफ बुक वाज नॉट देयर। सो कैलाशवासिनी देवी, these women highlighted the issue of experiences of women in Hindu Orthodox families. हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज जो होती थी उसमें महिलाओं का जीवन किस तरह होता था, उनके अनुभवों को कैलाशवासिनी देवी ने अपनी बुक द डायरी ऑफ हाउसवाइफ में लिखा है। जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के क्वेश्चन आते हैं या मैच द कॉलम्स के जो आपको क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ये बुक्स आपके उस काम के लिए, उस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ताराबाई शिंदे, she was also an author, critics on patriarchy and caste system। उन्होंने अपनी बुक जो लिखी है स्त्री पुरुष तुलना, इस बुक का नाम भी आपको नहीं मिलेगा बुक में। ताराबाई शिंदे जो है she wrote about patriarchal society and caste system। उन्होंने पितृसत्तात्मक जो समाज होता है हमारा, patriarchal society होती है, the rule by the father, she was quite critic about this topic and caste system। साथ ही साथ उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में भी लिखा हुआ है। लास्ट बुक जो है बच्चों आपके इस चैप्टर की, दैट वाज रिटन बाय पंडिता रमाबाई एंड सी रोट अबाउट हाई कास्ट हिंदू विडोज। और इन्होंने जो अपनी बुक लिखी हुई है पंडिता रमाबाई ने, इन्होंने हाई कास्ट हिंदूज फैमिलीज में जो अर्ली चाइल्डहुड मैरिज हुआ करती थी, बाल विवाह जो हो जाया करते थे, उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी होती थी आफ्टर विडो, उनके पति के मरने के बाद में, उस बारे में इस बुक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों हमारा ये है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को हम लोग देखेंगे और टाइगर रिजर्व्स को देखेंगे। यहाँ पर आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो पहला आपका टॉपिक है दिस टॉपिक वॉज जिम कार्बेट नेशनल पार्क है एंड दिस वॉज सिचुएटेड और लोकेटेड इन उत्तराखंड। This was India's first national park. The second national park is Kaziranga and this is situated in Assam and is famous for one horn rhinoceros। एक सिंग वाले गेंडे के लिए जो है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। नेक्स्ट वन इज रणथंबोर, नाम से स्पष्ट रणभूमि, राजस्थान की रजवाड़ों की भूमि है, राजपूतों की भूमि है। तो रणथंबोर जो नेशनल पार्क आपको मिलेगा वो है राजस्थान का एंड इट इज क्वाइट फेमस फॉर टाइगर्स। अगला हम लोग जाते हैं बच्चों राजस्थान से सीधे वेस्ट बंगाल की तरफ। सुंदरबन आपको जो है डेल्टा में सुंदरबन नेशनल पार्क देखने मिलेगा। इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल एंड नोन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। अपने रॉयल बंगाल टाइगर उसके हैबिटेंट्स के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट वन आपका नेशनल पार्क है पेरियार। As we know that Periyar was the great social reformer from South India and this national park was situated near the Periyar river in Kerala and it is known for its tiger and elephant habitats। ये हाथियों का और जो टाइगर बाघ होते हैं हमारा उनका आवास स्थल है। केरल से आते हैं बच्चों हम लोग गुजरात की तरफ। यहाँ आपको नेशनल पार्क मिलेगा गिर एंड दिस इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन। और गिर का जो नेशनल पार्क है बच्चों ये अपने एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। अगले कुछ नेशनल पार्क्स की तरफ बढ़ते हैं एंड इट इज कान्हा एंड बांधवगढ़। कान्हा और बांधवगढ़ दोनों मध्य प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है और दोनों बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन है बच्चों मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा के बाद असम का एक और प्रसिद्ध नेशनल पार्क है मानस, ऑल्सो सिचुएटेड इन असम एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। असम का जो मानस नेशनल पार्क है यूनेस्को ने इसे अपनी हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया हुआ है। ऑल्सो फेमस फॉर टाइगर्स, एलिफेंट एंड इट्स अबाउट यूनिक बायोडाइवर्सिटी। अपनी अद्वितीय बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के लिए ये राष्ट्रीय अभयारण्य जाना जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं बच्चों, ये भी आपके मैच द कॉलम क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान में है और किसके लिए प्रसिद्ध है तो अपने टाइगर्स के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। लास्ट वन जो कि आपकी बुक का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भैरव देव डाकव सेंचुरी। अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, तो भैरव देव डाकन सेंचुरी। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
किस तरह से समुदाय और सरकार वन विभाग मिल करके ज्वाइंटली संयुक्त रूप से वनों की रक्षा करता है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है भैरव देव डाकव सोनचुरी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर, चिपको मूवमेंट। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिपको मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन हिमालयाज, स्पेशली द गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इस आंदोलन की शुरुआत हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में हुई थी। सक्सेसफुली रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन। इस आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य जो था बच्चों, इसने सफलतापूर्वक जो वहां पे वनों की कटाई हो रही थी उनको रोक दिया था। आपको याद होगा चिपको मूवमेंट जो पीपल होते थे वो पेड़ों के चारों तरफ हाथों को लपेट लेते थे और पेड़ों को इस तरह से बचाते थे कि कोई उनको काट ना सके। गौरा देवी बिश्नोई यहाँ की एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट रही है, एक्टिविस्ट रही है। उनका एक स्टेटमेंट हुआ करता था, सिर साठे पर रुख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब हमारा सिर कट जाए परंतु पेड़ बचा रहे तो भी हमारे जीवन का मूल्य उससे सस्ता है। तो चिपको मूवमेंट जो है बच्चों उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध आंदोलन है। इन सेवरल एरियाज कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्टेशन, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्टेशन। किस तरह जनता ने मिल करके, यहाँ पे समुदाय ने मिल करके वनों को बचाया था और वनों को बढ़ाने में योगदान दिया था। विथ इंडिजीनियस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य था बच्चों कि जो वहाँ की इंडिजीनियस स्पीसीज है, जो लगातार स्थानीय पौधों को काटा जा रहा था, उनकी संख्या कम हो रही थी, उसको बचाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड। इस आंदोलन का जो अगला प्रमुख उद्देश्य था, इट इज अबाउट ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड। किस तरह से स्थानीय निवासी लोग वहाँ की ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर रहे थे। इट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग। साथ ही साथ इस आंदोलन का एक और उद्देश्य था इकोलॉजिकल फार्मिंग को बढ़ावा देना। बिना वनों को काटे, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हम किस तरह से इकोलॉजिकल फार्मिंग कर सकते हैं ताकि हमारी पारिस्थितिकी तंत्र, हमारी इकोलॉजी का नुकसान ना हो। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज बीज बचाओ आंदोलन। नाम से स्पष्ट है, बीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ सीड्स। हम बात कर रहे हैं बीजों को बचाने की। आज की जो जनरेशन है जिसे हम और आप जेन जेड के नाम से जानते हैं, अगर हम बात करें बच्चों तो बहुत सारे ऐसे आपके बीज है, दाल है और भी अन्य खाद्यान्न पदार्थ है जिसके नाम तक आप लोग नहीं जानते हो। पहले ये लोकल पीपल्स के द्वारा, इंडिजीनियस जो है हमारी ट्राइब्स, उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे, मार्केट्स में बिकने आते थे। बट ड्यू टू टाइम व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स वी आर लूजिंग दिस टाइप्स ऑफ सीड्स। लगातार जो है हम लोग कैश क्रॉप्स की तरफ ध्यान दे रहे, तो ऐसे बीज हमारी सोसाइटी से दूर होते जा रहे हैं। तो एक आंदोलन चलाया गया था ऐसे ही बच्चों, बीज बचाओ आंदोलन, टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस सीड्स। टेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इस आंदोलन का भी जो बच्चों उद्गम है या जो इनिशिएट है वो उत्तराखंड के टेहरी डिस्ट्रिक्ट से लिया गया था। मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड इन 1980s बाय फार्मर्स। 1980 के दशकों में किसानों के द्वारा ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। टू प्रोटेक्ट इंडिजीनियस सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड और जीएम सीड। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के साथ में जो है जीएम टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ रहे थे। एचवाईवी सीड्स की हम लोग बात करते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। तो लगातार सीड्स की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में during this period the farmers from Uttarakhand Tehri district in 1980s they started to protect and promote indigenous seeds। उन्होंने भारत के स्थानीय देसी बीजों को बचाने और उनको प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया था, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य था बच्चों, किसको प्रमोट करना? ऑर्गेनिक फार्मिंग को। बिना खाद फर्टिलाइजर का यूज किए, ओनली मैन्योर्स का यूज करके, गाय गोबर के मलमूत्र गोबर का उपयोग करके नेचुरल फार्मिंग करना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना सस्टेनेबल मैनर में फार्मिंग करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। इंश्योर फार्मर्स एंड सीड सॉवरेनिटी। सीड सॉवरेनिटी को भी प्रमोट करना इसका बड़ा उद्देश्य था। बीजों के स्वराज्य को लाना कि हम क्यों भैया साइंटिस्ट पर डिपेंड रहे, क्यों हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का या जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का उपयोग करें, क्यों ना हम अपने इंडिजीनियस सीड्स को प्रमोट करें। ये एक इसका बड़ा उद्देश्य था। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा नवधान्य मूवमेंट। नवधान्य,
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एन इंडिया बेस्ड ग्रास रूट इनिशिएटिव्स फाउंडेड इन 1984। इस आंदोलन की शुरुआत जो है बच्चों 1984 में की गई थी। मीनिंग नव दान्य, नव मीन्स 9, दान्य मतलब दाना, बीज। 9 सीड्स इन संस्कृत। द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मूवमेंट वाज सीड सॉवरेनिटी, बीज स्वराज, अपने किसानों को स्वयं के दम पर, अपने खुद के इनिशिएट पर बीजों को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना इसका उद्देश्य था। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लगातार हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको नुकसान हो रहा है। सो दिस मूवमेंट, नवदान्य मूवमेंट जो था वो इस बात को भी प्रमोट करता है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है। एंड ऑल्सो एट द टाइम पीपल फॉर्म्ड कम्युनिटी सीड बैंक। जिस तरह से लगातार इंडिजीनियस सीड्स हमारे जो है डिसअपियर हो रहे थे हमारे मार्केट से, हमारी फैमिलीज से, उन सीड्स को भी प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एट ए टाइम द फार्मर्स मेड कम्युनिटी सीड बैंक्स। किसानों ने जो है सामुदायिक बीज बैंक बनाए थे ताकि एक से दूसरे किसानों की मदद की जा सके। नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगला महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट। एक महत्वपूर्ण आंदोलन इन विच द कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड विद द गवर्नमेंट इनिशिएशन। सरकार की जो पहल थी उसके साथ संयुक्त रूप से हमारे समाज ने भी भागीदारी की थी। दिस वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट मूवमेंट। लेट्स सी, एक्सिस्टेंस सिंस 1988 इन उड़ीसा। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1988 में उड़ीसा राज्य से की गई थी। एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी, ये जो है एक आंदोलन हमारा उदाहरण है जिसमें कि हमारी लोकल कम्युनिटी, स्थानीय जो समुदाय थे, लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट। किस काम के लिए लिया था? वनों को संरक्षित करने के लिए, और संरक्षित करने के साथ साथ वनों की बेहतर तरीके से व्यवस्था करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक्स प्रोटेक्शन एक्टिविटीज। सरकार ने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया कि किस तरह से आप लोग भी आगे आकर के अपने वनों को, अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को बचा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज आर गेटिंग इंटरमीडियरी बेनिफिट्स। अब आप बोलोगे बच्चों की जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इससे लोगों को क्या फायदा हुआ? तो लोगों को फायदा ये हुआ कि बच्चों जो इंटरमीडियरी जो आपके बेनिफिट्स थे वो लोगों को मिले। फॉर एग्जाम्पल, सूखी जो जलाऊ लकड़ी होती थी वो लोगों को अपने मिल गई। ठीक, आप सरकार की मदद कर रहे हैं तो सरकार आपको जंगलों से लकड़ी बटोरने का अधिकार देती है। सरकार रिसोर्सेज जो जंगलों के हैं वो पर्टिकुलरली पीपल्स को जो है यूटिलाइज करने का भी अधिकार देती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है हमारा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में हम देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका जो है बच्चों मैच द कॉलम वाला जो आपका MCQ आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ रिवर प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन भाखड़ा नांगल। हमारा जो पहला डैम है बच्चों, दिस वाज भाखड़ा नांगल डैम। इट इज सिचुएटेड ऑन सतलज व्यास रिवर बेसिन on between Himachal and Punjab state. It was basically constructed for tidal power production and irrigation. भाखड़ा नांगल डैम जो है बच्चों बेसिकली बनाया गया था पानी की बिजली का उत्पादन करने के लिए एंड इरिगेशन, सिंचाई के लिए बनाया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा वाटर हाइडल पावर रिसोर्स है, रिजर्वर, वो है हीराकुंड डैम। इट इज सिचुएटेड ऑन महानदी बेसिन इन उड़ीसा। The basic purpose of this dam is integrates conservation of water with flood control and irrigation. Very most important point, underline कर लीजिए इसे। इस डैम का उद्देश्य बच्चों फ्लड कंट्रोल करना था। फ्लड कंट्रोल के साथ इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इस डैम का सबसे बड़ा उद्देश्य था। हीराकुंड डैम इज द इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्थन डैम। पृथ्वी पर बनाया गया ये विश्व का पहला और सबसे लंबा बांध है। सरदार सरोवर परियोजना जो है मध्य प्रदेश गुजरात राज्य के मध्य है। नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में इस डैम को बनाया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिजर्व प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये भारत की एक विशालकाय परियोजनाओं में से एक है। कवरिंग 4 स्टेट लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ये जो रिवर प्रोजेक्ट है आपका सरदार सरोवर, ये 4 राज्यों को जो है कवर करता है, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर
इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरियाज। इस डैम को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में या फिर डेजर्ट एरिया जो गुजरात या राजस्थान के जो एरियाज है वहाँ पर जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो उस समय इसका उद्देश्य जो था लोगों को पानी उपलब्ध कराना था, प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी, साथ ही साथ लोगों को जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। 3 डैम पढ़े बच्चों, तीनों के अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। भाखड़ा नांगल डैम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के समय का है और इसका उद्देश्य आपका जो है हाइडल पावर प्रोडक्शन के अलावा इरिगेशन, बिजली का उत्पादन और किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा। हीराकुंड डैम का जो बेसिक पर्पस है बच्चों वो था फ्लड कंट्रोल, उसके साथ इरिगेशन और इरिगेशन के साथ इलेक्ट्रिक जनरेशन, 3 उद्देश्य। बट बेसिक कौन सा है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हीराकुंड का, वो है फ्लड कंट्रोल। सरदार सरोवर डैम जो था बच्चों उसका सबसे बड़ा जो इनिशिएट लिया गया था वो था ड्रॉट प्रोन और डेजर्ट एरियाज के लिए इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। आगे लास्ट टॉपिक पर हम आते हैं बच्चों। दिस इज सलाल प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जम्मू और कश्मीर राज्य की चिनाब नदी पर यह प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सलाल। इट इज ऑल्सो रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भी नदी पर बनाया गया एक बांध है जिसका उपयोग जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है, सप्लाइंग पावर टू मल्टीपल स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। इसकी जो बिजली का उत्पादन होता है उसका जो उत्पादन है वो किन राज्यों के लिए किया जाता है, तो 3 राज्य, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। इंडियाज फर्स्ट सच प्रोजेक्ट अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। आप लोगों ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा होगा बच्चों कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था, मानने से इनकार कर दिया था। तो सलाल प्रोजेक्ट जो है बच्चों वो इस वाटर ट्रीटी में सिंधु जल समझौते के अंतर्गत बनाया गया पहला हमारा जो था वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था। लास्ट वन कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, हमारा अंतिम टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट जो है बच्चों हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र गवर्नमेंट के बीच एक डिस्प्यूट है, विवादित मामला है जिसमें कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के इन राज्यों के मध्य आपसी मतभेद है। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, द डिवीजन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जो मुद्दे की शुरुआत होती है बच्चों इसमें महाराष्ट्र का रोल है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोयना नदी का पानी ज़्यादा से ज़्यादा रोकने के लिए एक डैम बनाया। दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट विद एडवर्स कंसिक्वेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसका परिणाम ये हुआ कि जो उसकी डाउन स्ट्रीम थी कर्नाटका और आंध्र गवर्नमेंट के बीच में पानी की कमी होने के चलते यहाँ विवाद दिखाई देता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों आपकी अंतिम समय की तैयारी महत्वपूर्ण है। आप अभी से लग जाइए और महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ते रहिए और जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कल की होने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।